हम लोग तीसरा चैप्टर धातु और अधातु पढ़ेंगे। धातु और अधातु जानने से पहले हम लोग तत्व को जानते हैं। तत्व को अंग्रेजी में बोला जाता है एलिमेंट्स। तो तत्व से ही धातु और अधातु का वर्गीकरण हुआ है। अगर हम लोग तत्व समझेंगे तो धातु और अधातु को समझने में आसानी होगी। तत्व का परिभाषा होता है वह शुद्ध पदार्थ जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों से निर्मित किया जा सकता है और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों से कणों दो या दो से अधिक प्रकार के कणों में विभाजित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास 9th में भी पढ़े थे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के विषय में। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है, और ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही तत्व और यौगिक आता था, ऐसा हम लोग पढ़े थे। तो तत्व भी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है जिसके सभी कणों की विशेषताएं एक जैसे होते हैं। इसके कणों की विशेषताएं डिफरेंट नहीं होते हैं। इसकी संख्या आज वर्तमान में 114 से अधिक है, लेकिन अभी तक 114 पर खोज करके उस पर अनुसंधान क्लियर कर दिया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं तत्वों की कुल संख्या 114 है, जिसमें धातुओं की संख्या 92 और अधातुओं की संख्या 22 है। इस 114 में शुरुआत हाइड्रोजन से होता है। हाइड्रोजन तत्व है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्रिप्टन, जो हम लोग पहले चैप्टर में एक सारणी में भी लिखे हैं। तो जितने भी संकेत के रूप में लिखे हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये सब, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सभी क्या है? तत्व है, सभी तत्व है। तो तत्व से हम लोग परिचित हो चुके हैं। अब तत्व के प्रकार के बारे में जानेंगे आगे। प्रकार दो होते हैं। तत्व के प्रकार दो होते हैं। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु एवं अधातु। धातु जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेटल, और दूसरा होता है अधातु जिसे नॉन मेटल बोला जाता है, नॉन मेटल्स। अब सवाल उठता है कि धातु क्या है? धातु क्या है? धातु क्या है? इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुणों को लिखे। इसके भौतिक गुणों को लिखे। हम लोग धातु के विषय में जानते हैं कि धातु वे होते हैं जो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, अघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, जिसके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जिसमें खन या झन की आवाज होती है। ये सारे गुण जिसमें पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस और द्रव। ठोस और द्रव। तो ठोस द्रव अवस्था में एकमात्र ऐसे धातु है जो पाया जाता है जिसे हम लोग पारा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पारा। तो धातु की परिभाषा अगर हम देंगे तो क्या परिभाषा लिखेंगे? वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जो कठोर होते हैं, वे तत्व जो कठोर होते हैं एवं जिसमें अघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। अघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण पाया जाता है, पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं।
जैसे जैसे शुरुआत अगर हम लोग करें धातु से, तो ये तो हम लोग बोलचाल में जान ही रहे हैं कि लोहा धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है, कैल्शियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, जस्ता धातु है। इसी प्रकार से हम लोग लिथियम, बेरिलियम, इन सबों के बारे में भी जानेंगे। ये भी क्या है? धातु है। लिथियम इत्यादि अनगिनत धातु के संख्या के बारे में हम लोग जाने हैं कि 92 है। तो कुछ धातुओं का उदाहरण हमने दे दिया। धातु के भौतिक गुण, अब लिखेंगे धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण जो अभी बता रहे थे कि कौन कौन से गुण आते हैं भौतिक गुण में। धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर एवं चमकीले होते हैं। चमकीले भी होते हैं, इसमें भी एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कठोर एवं चमकीले होते हैं, चमकीले होते हैं। इसमें हम लोग अपवाद में लिखेंगे पारा। अपवाद पारा, यानी पारा जो होता है चमकीला तो होता है, लेकिन पारा कठोर नहीं होता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। हमेशा याद रखोगे कि एकमात्र पारा ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो सभी धातुएं कठोर होते हैं, केवल किसे छोड़कर? पारा को छोड़कर। और सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। पारा में भी चमक होता है, सिल्वर जैसा, चांदी के जैसा चमक होता है पारा में भी। दूसरा गुण हम लोग जानेंगे कि धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लिखेंगे धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ऊष्मा के, विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अपवाद में लिखना है ग्रेफाइट। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अपवाद में ग्रेफाइट। अब इसे समझ लेते हैं। सुचालक शब्द का अर्थ क्या होता है? सु का मतलब होता है अच्छे तरीके से, चालक मतलब चलाने वाला। विद्युत को जो चलाने में मदद करता है, अर्थात विद्युत को गमन करने में जो मदद करता है विद्युत और ऊष्मा को, उसी को सुचालक कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो कॉपर के, एल्युमिनियम के तार का प्रयोग करते हैं ना। लोहे का भी प्रयोग करेंगे तो चलेगा, चलेगा या नहीं? जितने भी प्रकार के धातु है सबों से विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा पैमाने पर हम लोग उपयोग करते हैं एल्युमिनियम, तांबा और चांदी का। तो चांदी महंगे होने के कारण बहुत कीमती उपकरणों में थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर तांबा का उपयोग किया जाता है। तो याद रहेगा कि सुचालक का मतलब होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत और ऊष्मा को ले जाने में मदद करता है, उसी को सुचालक कहा जाता है। तो धातु विद्युत और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख ही रहे हैं कि विद्युत उत्पादन कहाँ होता है और हम लोगों के घर तक किसके माध्यम से आया है?
तार के माध्यम से आया है जो कि धातु का बना होता है। अब ऊष्मा का चालक कैसे करता है, तो हम लोग उदाहरण के तौर पर यह जान ले कि ऊष्मा को का चालन कैसे होता है। अगर एक मोमबत्ती को हम जला ले, एक मोमबत्ती जला लिए, ठीक है, और एक सुई या एक कील को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ज्वाला में उसके नोक को कुछ देर तक पकड़ कर रखेंगे, तो कुछ देर में हम देखेंगे कि इस कील का नोक जो गर्म होगा, धीरे धीरे ये आग के संपर्क में रहते हुए गर्म होकर इतना गर्म होते होते हमारे उंगली तक, यहाँ जो पकड़े रहेंगे इस उंगली तक ताप पहुँच जाएगा कि कुछ देर बाद उंगली में जलन का महसूस होने लगेगा। तो इससे पता चलता है कि जब आग में कील का ये अंतिम छोर है और हम दूसरा छोर पकड़े हुए हैं तो यहाँ तो जलन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद अगर कंटिन्यू इसको उष्मा में तपाए रखते हैं तो यह हमारे जलन उंगली में आ जाता है। इसका मतलब उष्मा यहाँ से धीरे धीरे स्थानांतरित कर हमारे उंगली तक पहुँच गया। इसका मतलब हो गया कि धातु में उष्मा चलती है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं लोहार जब लोहे को गर्म करता है दूसरे छोर को, तो पहले छोर को हाथ से सीधे नहीं पकड़ता है, इसको पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के चिमटे का प्रयोग करता है ताकि उसके हाथ में जलन ना हो। तो इससे पता चलता है कि उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है धातु में, इसीलिए उष्मा का सुचालक है, यानी धातु जो होता है उष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट क्यों लिखे हैं, तो ग्रेफाइट धातु नहीं है, अधातु है, और अधातु होते हुए भी यह क्या करता है, विद्युत और उष्मा का सुचालक करता है। अपवाद में यह बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट धातु ना होते हुए भी विद्युत और उष्मा का सुचालक करता है। तीसरा भौतिक गुण लिखेंगे, धातु अघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं। धातु अघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं, तन्य होते हैं। धातु अघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं, धातु अघातवर्ध्य एवं तन्य होते हैं। अब इसमें जानते हैं ये दो शब्द का मतलब। अघातवर्ध का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को पीट पीट कर पतले रूप में परिणत किया जा सकता है, पतले चादर में, तो यह गुण क्या कहलाता है, अघातवर्ध्यता गुण कहलाता है। यह गुण धातु में पाया जाता है। हम लोग लोहार को देखते हैं कि लोहे के एक छोटे मोटे टुकड़े को पीट पीट कर बहुत चौरस तरह तरह की आकृति में वह बदल देता है। क्या यह धातु के अलावा दूसरे पदार्थों में संभव है? नहीं संभव है। धातु के अलावा अगर हम पत्थर के टुकड़े ले ले और उसको पीट कर चौरस करने में लग जाएं, संभव होगा? चकनाचूर हो जाएगा। तो धातु में खासियत होता है कि उसमें अघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। अघातवर्ध्यता का मतलब हथौड़े से पीटने पर उसके पतले पत्थरों में परिणत होने की गुण को क्या कहते हैं, अघातवर्ध्यता। एवं तन्यता का गुण, तन्य का मतलब होता है लंबा होना, खींचकर लंबा होना। जब किसी पदार्थ को खींचकर लंबा किया जा सकता है तो वह गुण तन्यता का कहलाता है। आज धातु में यह गुण मौजूद है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि तार का जो निर्माण किया गया है, एक पतले से रेशे में तार को की मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत ले जाने में किया जाता है ना, लंबे अवस्था में करने के लिए। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आज बहुत कम मात्रा में सोने और चांदी को क्या कर लिया जाता है, हमारे गले का हार बना लिया जाता है, जो बहुत अल्प मात्रा में लंबा करके उससे तरह तरह के आभूषण तैयार कर लिए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि धातु में अघातवर्ध्यता का भी गुण होता है और तन्यता का भी गुण होता है। अब यह निर्भर करता है कि सबसे ज़्यादा यह गुण किस में होता है। तो याद रखना है, अघातवर्ध्यता एवं तन्यता का सबसे ज़्यादा गुण सोना एवं चांदी में होता है। अघातवर्ध्यता का सबसे ज़्यादा गुण सोना एवं चांदी में होता है। उसी तरह विद्युत और उष्मा के सुचालक का सबसे ज़्यादा गुण अभी मैंने बताया चांदी और तांबा में।
विद्युत का चालन सबसे ज्यादा कौन करता है, कौन धातु? चांदी और तांबा, याद रहेगा ना। इसके बाद चौथा गुण हम लोग जानते हैं। तो चौथा गुण होता है धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तो गलनांक शब्द का अर्थ हम लोग जान ले। गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो गलनांक का मतलब गलाने की क्रिया। जब गलाने की क्रिया में एक बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़े, इसका मतलब तापमान उसका उच्च हो गया। जैसे लोहा, क्या लोहा को हम लोग घर में किसी पात्र में, बर्तन में रख कर, जैसे चावल को गलाकर भात बना लेते हैं उबाल कर, क्या लोहा को उबाल लेंगे? नहीं। इसके लिए 1500 से भी ऊपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो कि भट्टियों के माध्यम से कारखानों में गलाया जा सकता है। घर में संभव है? नहीं है। तो किसी भी प्रकार के धातुओं के गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, इसके लिए बहुत उच्च ताप की ज़रूरत होती है, तब गलना इसका संभव होता है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। पांचवा गुण लिखेंगे, क्वथनांक का मतलब होता है जब कोई पदार्थ उस ताप पर जिस पर कि वह उबलने लगे। क्वथनांक का परिभाषा, क्वथन का परिभाषा हम लोग पढ़े थे ना, द्रव का क्वथन। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है वह क्वथन कहलाता है, और जिस ताप पर उबलता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है क्वथनांक। जैसे द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन द्रव उबलने लगता है। ठीक उसी प्रकार अब लोहे को गलाना है, तो लोहे के लिए 1535 डिग्री टेम्परेचर पर अगर उसको गर्म करेंगे ना, तो लोहा का भी जो पदार्थ होगा वह पानी की तरह उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। जो टब में, जैसे बर्तन में पानी देखते हैं ना उबलता है, उस तरह से उबलने लगेगा। तो उबलना कहलाता है हमारा क्वथनांक, जिस ताप पर उबलता है। और पिघलने की क्रिया गलना। कोई दिक्कत? अब इसके बाद अंतिम एक और गुण लिखते हैं कि धातु में खन और झन की आवाज होती है। धातु में खन या झन की आवाज होती है। खन या झन की आवाज होती है। झन की आवाज होती है। खन या झन की आवाज होती है। जब धातु को हम लोग किसी अन्य धातु से टकराते हैं तो इसमें एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकलती है। आज देखते हो ना, घंटी स्कूल में बजते हैं ना, तो क्या रखा गया है? धातु का ही एक रखा गया है, उसमें मेटल पदार्थ का बना हुआ, और उस पर दूसरे धातु से टक्कर मारा जाता है तो खन की आवाज़ आती है, पूरा ग्लास गूंज जाता है। घंटी, 1 घंटी बज गई, 2 घंटी बज गई। और उस धातु के जगह पर रख दिया जाए कोई पत्थर, ईंट, दूसरे ईंट पत्थर से टकरा दिया जाए, पूरे स्कूल में गूंज जाएगा क्या? नहीं गूंजेगा, क्योंकि उसमें आवाज़ तो होगा लेकिन अपेक्षाकृत कम आवाज़ होगा। तो यह भी यह बात याद रखेंगे, धातु में खन और झन की आवाज़ उत्पन्न होती है। तो धातु के प्रमुख भौतिक गुण याद रहेगा, धातु कठोर होते हैं, धातु चमकीले भी होते हैं, धातु आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, धातु में खन या झन की आवाज़ आती है जब किसी से इसको टकराते हैं अन्य धातु से। और भी भौतिक गुण है जिसे हम लोग और जानेंगे आगे, तब तक इसे रोक देते हैं। हमारा दूसरा तत्व का प्रकार है अधातु। अधातु क्या है? इसके भौतिक गुणों को लिखें। इसके भौतिक गुणों को लिखें। भौतिक गुणों को लिखें। तो जो धातु का गुण है जस्ट उसका विपरीत करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? अधातु। धातु का विलोम होता है अधातु। तो हम लोग इसकी परिभाषा देंगे, वे तत्व जो
मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं एवं एवं विद्युत एवं ऊष्मा के विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं तथा जिसमें औघातवर्ध्य एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता है, औघातवर्ध्य एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उसे अधातु कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, etc, ये सभी अधातुएं हैं। तो अधातु की पहचान है कि जो मुलायम होते हैं, जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होते हैं, मतलब सुचालक का विलोम कुचालक होता है, जिसे विद्युत और ऊष्मा का जो चालन करता है सुचालक, जो चालन नहीं कर पाता है कुचालक। तो अधातु से विद्युत और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं है, इसलिए ये कुचालक कहलाएंगे। औघातवर्ध एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता है, यानी इसे अगर हथौड़े से प्रयास करेंगे चौरस करने पर तो यह चौरस होने के बजाय टूट कर भंगूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। तन्यता का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता, इसको खींचने का भी प्रयास करेंगे तो यह तार के रूप में परिणत नहीं हो सकता है, इसलिए लिखे हैं जिसमें औघातवर्ध एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता है, जो विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं और जो मुलायम होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अधातु। तो अधातु जो होता है ठोस में, द्रव में और गैस में तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि हमने अभी धातु के विषय में पढ़ाया केवल 2 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस और द्रव। ठोस में अधिक सभी धातुएं पाई जाती है, केवल पारा ही एक ऐसा धातु है जो द्रव में पाया जाता है, लेकिन अधातुएं तीनों अवस्था में पाया जाता है। यह ठोस में भी होता है, जैसे कार्बन कोयला बुझते हो ना, ठोस अवस्था में होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब को हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है। और एक ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है वह किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार से याद रखना है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसके भौतिक गुण जानेंगे। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण। तो लिखेंगे अधातु मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं। अपवाद में एक बात याद रखना है, यह नियम हीरा पर लागू नहीं होता है। किस पर, हीरा पर। हीरा अधातु होते हुए ही प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर होता है। दूसरा गुण लिखेंगे अधातु, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। अब बताओ
नहीं पाया जाता है चमक का, लेकिन हीरा और धातु होते हुए भी हीरा से भी ज़्यादा कोई चमकता है क्या? नहीं। तो इसमें भी अपवाद में हीरा भी लिखेंगे। और आयोडीन का नाम सुना है? आयोडीन, आयोडीन में भी चमक होता है जो अधातु है। तो हीरा एवं आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अपना विशिष्ट चमक रखता है। इसमें धातु से भी कहीं ना कहीं हीरा में ज़्यादा चमक पाया जाता है और आयोडीन में तो चमक होता ही है। तीसरा भौतिक गुण होता है अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट, यह उधर भी पढ़ाए थे पहले भी हम। तो अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत और उष्मा का चालन करता है, इसीलिए इसका अपवाद लिखेंगे ग्रेफाइट। अधातु अघात वर्ध एवं तन्य होते नहीं होते हैं। अधातु अघात वर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। एवं तन्य नहीं होते हैं, यानी इसे कह सकते हैं कि अधातु भंगुर होते हैं या चकनाचूर हो जाते हैं। और अधातु को अगर हम लोग पीटने का प्रयास करेंगे हथौड़ी से तो यह टूट कर बिखर जाएगा। खींचने का प्रयास करेंगे तार के रूप में परिणत करने के लिए तो वह नहीं खींचा जा सकता है, वह टूट कर खंडों में विभाजित हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अधातु में अघात वर्ध एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता है। उसके बाद अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातु के गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातु में खन या झन की आवाज, खन या झन की आवाज उत्पन्न नहीं होता है। खन या झन की आवाज उत्पन्न नहीं होते हैं। यह बात याद रखना है कि अधातु को किसी भी अन्य धातु से टकराएंगे तो धातु की तरह इसमें विशिष्ट ध्वनि प्राप्त नहीं होती है। तो अधातु के गुण के बारे में हम लोग परिचित हो गए। एक बार और फिर से ध्यान से देख लो, समझ जाओ। अधातु वे तत्व जो मुलायम होते हैं, विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं तथा जिसमें अघात वर्ध एवं तन्य का गुण नहीं पाया जाता, उसी को क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये सभी जो उदाहरण दिए हैं सभी क्या हैं? अधातु है। अधातु के भौतिक गुण याद रहेगा, अधातु मुलायम होते हैं, परिभाषा में भी पढ़े हैं मुलायम। लेकिन अधातु होते हुए भी सबसे ज़्यादा प्रकृति में कठोर कौन है? हीरा। इसलिए यह गुण मुलायम वाला गुण इस पर हीरा पर लागू नहीं होता है, जो हमने अपवाद में लिखा। अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, विशिष्ट चमक, तो यह भी इस नियम इस पर लागू नहीं होता हीरा और आयोडीन पर, क्योंकि हीरा और आयोडीन में चमक पाया जाता है। अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, तो सभी अधातु कुचालक होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत और उष्मा का चालन भी करता है। ग्रेफाइट पहचानते हो ना? जो पेंसिल में लगा रहता है, जो काला निशान छोड़ता है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। तत्व के ही प्रकार के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने तत्व के मुख्यतः दो प्रकार पढ़े थे, धातु एवं अधातु। तो ये उपधातु एक ऐसे तत्व होते हैं जो दोनों का गुण रखता है, यानी इसमें धातु के भी गुण समाहित होते हैं और अधातु के, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है उपधातु।
इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु, ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण मौजूद हो उसे उपधातु कहा जाता है। उपधातु कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ETC, ये सभी उपधातुएं हैं। तो उपधातु का परिभाषा होता है जो ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम इत्यादि उपधातु के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग नया प्रश्न जानेंगे, तत्व के प्रकार, धातु अधातु के गुण के विषय में। हम लोग जो पढ़े थे कि सुचालक और कुचालक, उसे भी परिभाषित कर लेते हैं कि सुचालक एवं कुचालक से क्या समझते हैं। सुचालक एवं कुचालक से क्या समझते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि ये सुचालक और कुचालक का क्या अर्थ होता है। तो सुचालक हम लोग जान रहे हैं, पिछले दिन समझाए थे। सुचालक का क्या अर्थ होता है। सुचालक, इसी को चालक भी कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जो सुगमता पूर्वक विद्युत और ऊष्मा का चालन करता है, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है, विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है, उसे सुचालक कहा जाता है। सुचालक कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम, ETC धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा का चालन करता है। अतः सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के
सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो सुचालक का डिफिनेशन आ गया समझ में। जो पदार्थ सुगमता पूर्वक मतलब बड़ी आसानी से किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है, जिसमें विद्युत और ऊष्मा को चालन करने में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में अगर बहुत सुविधाजनक तरीके से ले जाया जा सकता है, तो वे सभी धातुएं हमारा विद्युत और ऊष्मा का चालक या सुचालक कहलाता है। ठीक इसके विपरीत कुचालक होता है। ऊपर मिटा के लिखे तो इसके विपरीत होता है कुचालक। तो कुचालक का परिभाषा लिखेंगे, टॉपिक बना देते हैं कुचालक। ऐसे पदार्थ कुचालक, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसे कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं, या अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक से क्या विद्युत आगे बढ़ सकता है? नहीं। रबर, सूखी लकड़ी, उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन नहीं दे सकते हैं क्योंकि कार्बन के अंतर्गत ग्रेफाइट भी आता है, इसलिए इसको अपवाद में रखना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु के अंतर्गत आता है। ETC सभी अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो कुचालक पदार्थ समझ गए हम लोग। जो पदार्थ विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं करता, मतलब या विद्युत एवं ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंचा सकते हैं, वैसे पदार्थ विद्युत और ऊष्मा के कुचालक या अचालक कहलाते हैं। जैसे हम लोग प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी इत्यादि के माध्यम से प्रवाह नहीं कर सकते हैं, और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब हमारा अधात्विक पदार्थ है, इससे भी नहीं होता है। इसलिए हम लोग पढ़े हैं अधातु की भौतिक गुण में कि सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। कोई दिक्कत? अघातवर्धता एवं तन्यता एक और गुण है जो धातु के गुण है, इसे जानेंगे। अघातवर्धता क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी। अघातवर्धता का अर्थ होता है अघातवर्ध्यता।
धातु का वह गुण धातु का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीट कर पतले पत्थरों में हथौड़े से पीटकर पतले पत्थरों में परिणत किया जा सकता है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे हथौड़े से पीटकर पतले पत्थरों में परिणत किया जा सकता है उसे अघातवर्ध्यता कहते हैं। अघातवर्ध्यता कहते हैं जैसे लोहे, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम ETC को पतले चादरों में परिणत किया जा सकता है अतः ये अघातवर्ध्य कहलाएंगे। प्रश्न का और है जवाब, तन्यता क्या है? तन्यता टॉपिक बना देंगे तन्यता का। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे लंबे तारों के रूप में खींचकर परिणत किया जा सकता है किया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। जैसे वही बात हो गया इसमें भी कि लोहे, सोना, चांदी को खींच के पतले तारों में भी परिणत किया जा सकता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमीनियम ETC धातुओं को आसानी से तार के रूप में परिणत किया जा सकता है। अतः धातुएं तन्य होते हैं। हम लोग और भी जानेंगे कि सबसे ज्यादा तन्यता का गुण
या सबसे ज्यादा अवघातवर्धता का गुण ऐसा कौन सा धातु में होता है? तो चांदी में सबसे ज्यादा चांदी और सोना, सोना और चांदी में अवघातवर्धता एवं तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है। तो नोट में लिखेंगे सोना एवं चांदी में, सोना एवं चांदी में सबसे अधिक अवघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। अवघातवर्ध्यता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत और ऊष्मा का चालन कौन करता है, यानी विद्युत का सबसे ज़्यादा चालन कौन करता है? चांदी। सबसे बेहतर चालक कौन होता है? चांदी। चांदी के बाद दूसरे स्थान पर तांबा यानी कॉपर। याद रहेगा। लोग धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर जानेंगे। हमारा प्रश्न है भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। तो भौतिक गुण हम लोग पहले से जान चुके हैं जब परिभाषा पढ़ रहे थे। तो इसे अंतर स्पष्ट करने के लिए एक पक्ष में धातु, एक पक्ष में अधातु तो रखकर दोनों के गुणों से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो धातुएं के विषय में जानते हैं हम लोग, धातुएं कठोर होते हैं, धातुएं कठोर होते हैं। क्या सभी धातुएं कठोर होते हैं? तो कौन सा नहीं होता है? पारा। तो अपवाद में हम दे देंगे पारा, क्योंकि पारा कठोर नहीं होता है। उसी तरह अब इससे तुलना करेंगे अधातुएं। क्या होता है? अधातुएं मुलायम होती है, अधातुएं मुलायम होती है, मुलायम होती है। क्या सभी मुलायम होती है? अपवाद में हीरा, और एक और अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी उतना मुलायम नहीं होता जितना हम लोग समझेंगे। तो हीरा और ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप हैं, जो कि अपेक्षाकृत मुलायम कम होते हैं, कठोर ज़्यादा होता है। दूसरा भौतिक गुण, तो धातु के बारे में और एक जानते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है, धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। हम लोग जानते हैं चाहे धातु एल्युमिनियम हो, लोहा हो, इसमें एक कलर पाया जाता है एक विशिष्ट प्रकार के। लेकिन अधातुओं में चमक, हाँ बता देते हैं, अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे अब जान लो इसमें अपवाद क्या आ जाएगा? हीरा आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप मान के चलो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैस है, क्लोरीन, तो सब में किसी विशेष चमक नहीं होती है। यह बात ध्यान में रखना है। और धातु, विद्युत एवं ऊष्मा के
धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जस्ट इसके विपरीत हम लोग अधातु के विषय में पढ़ चुके हैं। अधातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं। अब इसमें जो है एक अपवाद में आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह जो है विद्युत का चालन कर देता है, इसलिए इसका अपवाद क्या रखेंगे? ग्रेफाइट। धातुएं अघातवर्ध एवं तन्य होती है। धातुएं अघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। अघातवर्ध का मतलब पतले चादरों में परिणत किया जा सकता है। तन्य का मतलब धातु को लंबे तारों में परिणत किया जा सकता है। अधातुएं अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। अधातुएं अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। तन्य नहीं होते हैं। अधातुएं अघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। और आगे अंतर धातुएं इसका गलनांक एवं क्वथनांक। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। उच्च होता है। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। और हम लोग इसके भौतिक गुणों से अवगत हैं। धातु को अन्य धातु से टकराने पर खन या झन की आवाज होती है। यानी धातु में ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने वाला, वही खन या झन की आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि उत्पन्न करना। धातु में ध्वनिक गुण पाए जाते हैं। ध्वनिक गुण पाए जाते हैं, यानी ये ध्वनि उत्पन्न करता है धातु में। लेकिन इसके विपरीत हम लोग अधातु में ध्वनि उत्पन्न करते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ही धातु है, जैसे अब जो कठोर है थोड़ा, इसमें ध्वनि उत्पन्न होगा ग्रेफाइट में, बाकी सब में संभव नहीं है। तो अधातु में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। इस तरह से धातु और अधातु में हम लोग अंतर समझ गए। विद्युत और ऊष्मा के चालक सुचालक के बारे में बताए थे। सबसे बेहतर चालक कौन होता है? चांदी और तांबा। ठीक है। और याद रखना है, धातु में जल द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? पारा। लेकिन अधातु में द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। याद रहेगा। धातु के रासायनिक गुण
जो भौतिक गुण की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में रासायनिक गुण से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं भौतिक गुण की तुलना में। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा गुण जो परिवर्तित होने के बाद पुनः पूर्व की अवस्था में लौट जाए उसको भौतिक गुण कहा जाता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बनता है, फिर जल को हिमीकरण करके बर्फ बनाया जा सकता है। जल का बर्फ बनना कौन गुण कहलाएगा? भौतिक गुण, क्योंकि पूर्व की अवस्था में लौट जाता है। तो साधारण सी बात है, हमेशा याद रखना है कि जो पूर्व की अवस्था में लौट जाए वह भौतिक गुण। जैसे हम यह शर्ट खोलकर रख दे, बदल जाएगा शरीर का डिजाइन, और फिर पहन ले, तो ये जो परिवर्तन दिखा, कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जो पहले की अवस्था में बदल भी गए फिर आ भी गए। तो भौतिक परिवर्तन का सीधा तात्पर्य हो गया कि जिस परिवर्तन में कोई भी वस्तु पहले की अवस्था में वापस लौट जाए, भौतिक परिवर्तन। इसके उदाहरण जल का बर्फ बनना, बर्फ का जल बनना, मोम का पिघलना और फिर पिघल कर फिर पिघला हुआ मोम जमकर मोम बनना, ये भी क्या उदाहरण हो जाएगा? भौतिक। ठीक इसके विपरीत होता है रासायनिक गुण या रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो एक बार बदले जाने के बाद दोबारा पूर्व की अवस्था में संभव ही नहीं है लौटना। जैसे दूध से दही बनना, दही से दूध का पॉसिबल नहीं है। पौधे का वृद्धि होना, अब पौधे बीज से पौधे बड़े हो गए फिर छोटा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। फल का काटना, जैसे चाकू से कोई फल हम काट लिए फिर से उसको पूरा फल, संपूर्ण फल बना लेंगे? नहीं। हम तर्क कर लेंगे कि जो एक बार दूसरे अवस्था में परिणत हो गया पूर्व की अवस्था में लौट सकता है, या देख लेंगे कल्पना करके कि संभव है, तो भौतिक परिवर्तन। संभव नहीं है रासायनिक परिवर्तन। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती, मोम में जो बत्ती होता है, रासायनिक परिवर्तन, जल गया, जो फिर से संभव नहीं है। गाड़ी में तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि का जलना, रासायनिक परिवर्तन। एलपीजी गैस से घर में खाना बनाते हैं, एलपीजी का जलना, रासायनिक परिवर्तन, यानी पूर्व की अवस्था में नहीं लौट सकते। तो हम लोग इसी से परिचित होने वाले हैं कि धातु के ये रासायनिक गुण हैं जो एक बार बदल गया तो फिर पूर्व की अवस्था में नहीं आ सकता है। तो एक एक करके जानते हैं कि सबसे पहले धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये कैसा बदलाव लाता है। तो याद रहे, जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, मतलब अधिकांश क्षारीय होते हैं, टोटल 100% नहीं, प्रायः क्षारीय होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने लिखा भी है कि सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है, संयोग कराया जाता है, तो ये सोडियम मोनोऑक्साइड हो जाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है। तो ये जो है हमारा क्षारीय प्रकृति का हो गया, ये भी क्षारीय है और ये भी क्षारीय है। लेकिन हमने जो यह परिभाषा में लिखाया प्रायः, प्रायः का मतलब 100% नहीं, अधिकांश। लेकिन यहाँ नोट में हमने यहाँ क्या लिखा है कि कुछ धातुएं ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं। मतलब अब आगे यह जानेंगे कि 100% सभी क्षारीय ही नहीं होते हैं, कुछ का अम्लीय भी होता है, कुछ का अम्लीय भी होता है, लेकिन अधिकांश क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अब ऐसे कौन सा है जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो उदाहरण में दिया हुआ रहेगा कि धातु के ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति के हैं। तो प्रायः तो क्षारीय होते हैं, लेकिन ऑप्शन में ढूंढेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड मिलेगा तो यह क्षारीय नहीं है। ये धातु के ऑक्साइड होते हुए भी अम्लीय है, और अम्लीय क्षारीय इसमें दोनों प्रकृति का गुण पाया जाता है, अम्लीय एवं क्षारीय। अब तो हम लोग पहले पढ़े भी थे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया में, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उसे द्विधर्मी ऑक्साइड या उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उस अभिक्रिया को। दूसरा है H2O के साथ अभिक्रिया।
सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रियाएं नहीं करती है। क्योंकि सभी धातुएं नहीं करती है, इसके पीछे रीजन है कि सभी धातुओं का गुण प्रकृति अलग अलग होता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को 3 वर्गों में बांटा गया। बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं, बहुत मंद अभिक्रियाशील धातुएं और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। धातु को अभिक्रियाशीलता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं, बहुत मंद अभिक्रियाशील धातुएं और मध्यम प्रकृति की अभिक्रियाशील धातुएं। तो बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं यहाँ लिखे हैं कि सभी धातुएं नहीं करता अभिक्रिया, लेकिन जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, तो इसमें जो सबसे तीव्र अभिक्रियाशील होता है, सबसे तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं, वे ठंडा जल से अभिक्रिया करता है, जो सबसे तीव्र है। और उसके बाद जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, वह गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करती है। अब कौन सा छूट गया? तो मंद अभिक्रियाशील धातुएं। और मंद अभिक्रियाशील धातुएं जल से साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं करती है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर कह देंगे कि सभी बच्चे क्या बढ़िया टॉपर कर लेगा? नहीं, जो बहुत तेज है वही आगे बढ़ेगा। अब कहेंगे मंद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर नेचर नहीं है, स्वाभाविक गुण नहीं है तैयारी करने का, मानसिक शक्ति नहीं है, इसलिए वे आगे नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसा ही स्थिति है, जो धातुएं मंद अभिक्रियाशील धातुएं वह जल के साथ संयोग नहीं करती है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 2 बात याद रखना है कि जो तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं की श्रेणी में आता है। याद रहेगा ना, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 धातुएं जो है बहुत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो हमने यहाँ पहला उदाहरण दे दिया, यहाँ पोटेशियम के साथ जल का अभिक्रिया कराया ना, तो पोटेशियम के साथ जो जल अभिक्रिया किया है, देखो कैसा जल है, यहाँ ठंडा जल। हम लिखे भी हैं कि तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती है? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। उसके बाद एल्यूमिनियम मध्यम प्रकृति के तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं है, इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ ना, एल्यूमिनियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। अब कहोगे तो मंद अभिक्रियाशील धातुएं कौन सा होगा? तो मंद अभिक्रियाशील धातुएं के अंतर्गत प्लेटिनम आता है, सोना आता है, ये सब अभिक्रिया जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे सोना को पानी में डुबा के रखने से जंग लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि वह अभिक्रिया ही नहीं करता है। बहुत लंबे समय तक उसको अगर हम पहने रखते हैं तो शरीर का कालापन, दाग, शरीर का मैल भले ही चल जाता हो, उसमें कनेक्ट हो जाता हो, लेकिन वह अभिक्रिया जल के साथ नहीं करती। तो मंद अभिक्रियाशील धातुएं याद रखना है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती है। बाकी सबसे तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं ठंडे जल के साथ, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। एग्जाम्पल में रिएक्शन देना जरूरी है। धातु के रासायनिक गुण में तीसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो प्रायः धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस निर्माण करते हैं या मुक्त करते हैं। यह हमेशा याद रखना है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन गैस। वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जाता है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। तो उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा भी है यहाँ, सोडियम को HCl से अभिक्रिया कराया गया, जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो NaCl बना, जो लवण है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम को भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। तो प्रायः ऐसा होता है, लेकिन कुछ गिने चुने धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी नहीं करती है? तो जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी, हम बताए थे मंद अभिक्रियाशील धातुएं। तो सोना और प्लेटिनम एक मंद अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन जब यह अम्लराज आ जाता है, प्रायः अम्ल के साथ तो नहीं करती है, लेकिन अम्लों का राजा, हम लोग जानते हैं अम्लों का राजा कौन है? अम्लराज। जब HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों को 3:1 में मिला दिया जाता है, तो ये सबसे शक्तिशाली अम्ल बन जाता है, अम्लराज कहलाता है। और जब ये दोनों आपस में मिल जाता है ना, तो फिर सोना हो या प्लेटिनम हो, इससे भी अभिक्रिया कर लेता है और इसको भी गला देता है। इसलिए देखते होंगे कि महिलाओं को ठगने के लिए
सोने चांदी की सफाई करने के लिए जो घूमता है कि दीजिए हम इसमें नए जैसा चमक ला देंगे, तो वह एक प्रकार का कौन सा घोल साथ में रखता है, तो अम्लराज का घोल। कौन सा अम्लराज? HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण रखता है, क्योंकि उसे भी पता है कि साधारण एसिड रखेंगे तो उसमें सोना चांदी घुलेगा नहीं। और जब यह अम्लराज के घोल में महिलाओं का जो जेवर रखता है, कुछ देर के बाद मटेरियल उसमें गल कर जमा हो जाता है और उसका वेट कम हो जाता है, सफाई करके दे देता है। ऐसी स्थिति में उसको बचत के रूप में फ्री में भी करता है। तो सोने का अंश जानते ही हो बहुत कीमती होता है, काफ़ी बचत होता है। तो यह बात हमेशा याद रखना है कि अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करती ही नहीं है सोना चांदी, यानी सोना और प्लेटिनम ये सब मंद अभिक्रियाशील जो है। लेकिन यही अम्ल में जब अम्लराज तैयार कर लिया जाए, अम्लों का राजा यानी HCl और HNO3 को 3:1 में घोल तैयार कर लिया जाए, तो फिर वह सोना को भी प्लेटिनम को भी कीमती जो भी मंद अभिक्रियाशील धातु है उसको भी गलाने की शक्ति रखता है। तो कहीं दिक्कत नहीं है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, लेकिन सोना और चांदी या प्लेटिनम जैसे धातु अम्लराज के साथ अभिक्रिया करती है, साधारण अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए लिखे अम्ल के साथ यहाँ अभिक्रिया नहीं करती है। आगे, लवण के विलयन के साथ धातुएं का क्या गुण होता है? हम लोग प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन प्रतिस्थापन में पढ़े थे। तो धातुएं लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन में मौजूद मंद अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। हम लोग पढ़े थे CuSO4 में कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील डाला जाता है तो कॉपर को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया जानते हो? क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को उससे अलग कर दिया। लेकिन जब लोहा से भी ज़्यादा पावरफुल मिल जाए अभिक्रियाशील धातु, तब तो लोहा को भी जगह बदल देगा। तो ये वही दूसरा अभिक्रिया में देखो FeSO4 ले आए हैं, और उससे भी लोहा से भी ज़्यादा पावरफुल यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जिंक होता है। तो जिंक क्या किया? लोहा को भी अलग कर दिया ना। ये अगर जिंक से भी ज़्यादा पावरफुल अभिक्रियाशील धातु हो जाए तो जिंक को भी अलग कर देगा। तो यह बात हमेशा याद रखना है कि विलयन के साथ जब भी अभिक्रिया होता है तो जो विस्थापित करता है मंद अभिक्रियाशील या अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातुएं होती है, जिसको विलयन से अलग कर देता है। और जो अभिक्रियाशील धातुएं होती है, अभिक्रिया में संयोग किया जाता है, वह कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत तीव्र अभिक्रियाशील धातुएं होती है। तो इसमें कॉपर और फेरस में तीव्र अभिक्रियाशील धातु कौन सा होगा? फेरस। तब फेरस अपना स्थान ग्रहण कर लिया और कॉपर को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ फेरस और जिंक में जिंक, कोई दिक्कत? फिर इसको अगर हम ZnSO4 को के साथ अगर पोटेशियम ला देंगे, रख देंगे, पोटेशियम उससे भी ज़्यादा आगे क्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम सल्फेट होगा, जिंक को बाहर कर देगा। तो इसी तरह यह क्रियाएं चलती रहती है। तो धातु के एक गुण में यह भी हम लोग पढ़ लिए कि लवण के विलयन के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो हमेशा मंद अभिक्रियाशील धातु को बाहर निकाल देती है, विलयन से अलग कर देती है। तो धातु के ये रासायनिक गुण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कंप्लीट करके याद करके रखना है।